तो दोस्तों साल था 1945 का, जहां एक तरफ वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा था जो अगले कुछ सालों में मानव प्रजाति को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखती थी। और उसने ऐसा किया भी। पर ये टेक्नोलॉजी थी कौन सी, यही तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दरअसल 1945 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बना लिया था, जिसका नाम था एनिएक। इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसके बाद से ही इंसान अपने विकास के एक नए स्तर पर पहुंचने वाला था। हमारी पूरी की पूरी मानव प्रजाति अपने इतिहास में सबसे तेजी से बदलने वाली थी और हमारी पृथ्वी और हम इंसान एक नए युग में प्रवेश करने वाले थे, जिसका नाम था डिजिटल युग, या कह लो डाटा या इंफॉर्मेशन का दौर। तो बात करें एनईए की, तो इसमें बहुत सारी खास बातें थी। सबसे पहले इसकी खास बात थी इसका वजन। इसका वजन 30,000 किलो था, यानी कि 10 वयस्क हाथियों जितना वजन इस अकेले एक कंप्यूटर का था। दूसरी इसकी खास बात थी इसका साइज। ये अकेला कंप्यूटर 170 मीटर स्क्वायर एरिया जितनी जगह को घेर सकता था। तीसरी इसकी खास बात थी इसका प्राइस। उस टाइम पे इसका प्राइस $4.5 लाख था, जिसको अगर आप आज के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो वो होता है $61 लाख। हाँ, ये अमाउंट मैं डॉलर में बोल रहा हूँ, रुपीज में नहीं बोल रहा हूँ। रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पर इन सब के अलावा भी इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि थी वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, जो आप ये बल्ब जैसे छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, इन्हें वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता है। और एनिएक में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, और ये वैक्यूम ट्यूब ही इस कंप्यूटर की असली जान थी, क्योंकि यही इस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती थी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वैक्यूम ट्यूब से प्रोसेसिंग होती है तो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्योंकि वहां तो कोई वैक्यूम ट्यूब जैसी चीज है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी उस वैक्यूम ट्यूब से सिलिकॉन वेफर तक, फिर सिलिकॉन वेफर से इंटेल की सीपीयू और एएमडी के जीपीयू तक पहुंची। और ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंसान इतने सारे डिजिटल डिवाइसेस से अपने मन चाहे काम करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम ह्यूमंस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या कह लो कंप्यूटर से अपना मनचाहा काम कैसे करवा सकते हैं। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली 0 और 1 यानी कि बाइनरी सिस्टम पर बात करते हैं। वो हमारी तरह ऐसे बहुत सारे शब्दों का यूज नहीं करते बात करते वक्त। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम इंसानों के पास एक इतना अच्छा नंबर सिस्टम है जो कि 0 से लेकर 9 तक जाता है, तो हम सिर्फ 0 और 1 का ही यूज क्यों करते हैं। अगर हम ज्यादा नंबर्स का यूज करने लग जाएं तो हो सकता है कि हमारी प्रोसेसिंग और तेज हो पाए, हम और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए। तो बाइनरी को यूज करना हमारी कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। हम मजबूर हैं कि हम सिर्फ 0 और 1 से ही कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब हम मजबूर क्यों हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो ही पॉसिबल कंडीशंस में हो सकता है, या तो ऑन की कंडीशन में या तो ऑफ की कंडीशन में। ऑन की कंडीशन में उससे चार्ज फ्लो हो रहा होता है, ऑफ की कंडीशन में उससे चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो हमने इस ऑफ की कंडीशन को 0 मान लिया और ऑन की कंडीशन को 1 मान लिया। अब इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबल कंडीशन है ही नहीं, तो हमको 0 और 1 से ही काम चलाना पड़ता है। और आप अपने आसपास जितनी भी डिजिटल चीजें देखते हैं, फिर वो चाहे वीडियो हो, एआई हो, कॉलिंग हो, 5G हो, क्रिप्टो करेंसी हो, ये सारी की सारी चीजें 0 और 1 के बेस पे ही काम करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी प्रोसेसर, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा 0 और 1 के फॉर्म पे कन्वर्ट करी जाती है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो भी कहीं ना कहीं 0 1 0 1 0 1 की एक लंबी सी कतार ही है। अब इस वीडियो को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक इसके विजुअल्स, दूसरी इसकी ऑडियो। पहले विजुअल्स को देखते हैं। तो जो वीडियो का विजुअल वाला पार्ट होता है, वो कोई वीडियो नहीं होती है, बल्कि लगातार चलने वाली फोटोज होती हैं। अगर एक सेकंड में हम 24 फोटोज को लगातार चलाते हैं एक सीक्वेंस में, तो वो इंसान के दिमाग में एक वीडियो की तरह पोर्ट्रे होता है। तो यानी कि एक सेकंड में 24 फोटोज। अब इस 24 फोटोज में भी हर एक फोटो में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं जो हमारे डिस्प्ले के पीछे होते हैं, जो कि कलर्स बनाते हैं। और हर एक पिक्सल में 3 कलर होते हैं, RGB। ये तीनों कलर मिलकर एक कलर बनाते हैं जो हमें डिस्प्ले के पीछे दिखता है। तो हर एक पिक्सल का अपना एक 0101 का कोड होगा हर एक सेकंड के लिए। और ऐसे ही 24 सेकंड तक जब ये कोड लगातार चलेगा, तब हमको एक सेकंड की वीडियो मिल पाती है। और ऐसे ही लाखों करोड़ों 10101 की जो सीरीज होती है, उनसे हमको एक वीडियो मिल पाता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं ऑडियो को। तो जो ऑडियो होती है उसमें वेव फॉर्म्स होती हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऑडियो जाती है। तो हमने इन वेव फॉर्म्स को बहुत बहुत ज्यादा जूम किया, और इनकी जूम करने के बाद जो बहुत छोटी यूनिट निकल के आई, उस छोटी यूनिट को हमने 0 1 के अलग अलग पैटर्न से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा ऊपर नीचे जाने को हमने एक यूनिक 0 1 का पैटर्न दिया,
और इसी 0101 के पैटर्न से मिलकर हम पूरी वेव फॉर्म क्रिएट कर पाते हैं, जो कि काफी तेजी से होने वाला प्रोसेस है। और जब ये सारे 01 के नंबर मिलते हैं तो आपको एक वीडियो मिल पाता है ऑनलाइन, जो कि आप अपने फोन पर देख पाते हैं। अब ये 0101 का पैटर्न कोई रैंडम नंबर नहीं होता, बल्कि ग्लोबली इनका एक स्टैंडर्ड सेट करा जा चुका है। ऐसा इसलिए कर रखा है ताकि पूरी ग्लोबली सारे लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर काम कर सकें। अब हो सकता है कि यार अमेरिका में कोई ए को 0 बोल रहा हो, इंडिया में कोई उसी ए को 1 बोल रहा हो, चाइना में कोई उसी ए को 11 बोल रहा हो। तो इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमने एक अमेरिकन स्टैंडर्ड बनाया जिसे पूरी दुनिया में सारे लोग यूज करते हैं। और इसी वजह से जो चीज हम यहाँ 01 में कन्वर्ट करते हैं वो अमेरिका में भी खुल जाती है, जो अमेरिका में 01 में कन्वर्ट करी गई है वो यहाँ भी खुल जाती है। तो यही है बेसिक सिस्टम किसी भी प्रोसेसर का, फोन का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम करने का। और एनीएक में लगे वैक्यूम ट्यूब्स भी ऑन और ऑफ होकर यही सेम काम करते थे। हालांकि वो इतने एडवांस काम नहीं कर पाते थे, वो बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब कर पाते थे, पर बेसिक प्रिंसिपल काम करने का यही होता था। पर वैक्यूम ट्यूब्स की अपनी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी। पहले लिमिटेशन तो इसकी ये थी कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था। तीसरी लिमिटेशन ये थी कि ये बहुत ज्यादा पावर के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता था, जिस कारण से इसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में और पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही यूज करना होता था, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। और इन्हीं सारी लिमिटेशंस की वजह से हम वैक्यूम ट्यूब्स वाली टेक्नोलॉजी से कभी कोई एडवांस मशीनरी नहीं बना पाए। हालांकि हमने इसको मिलिट्री में और टेलीकम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज में बहुत ज्यादा यूज किया। वैसे आपको बता दूं कि इस दुनिया का सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब का प्रैक्टिकल वर्जन बेल लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया गया था, जो कि एटी कंपनी की एक R&D यूनिट थी। एटी कंपनी अमेरिका में टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती थी और उसने इसी आविष्कार के चलते वहां की पहली कोस्ट टू कोस्ट टेलीकम्युनिकेशन लाइन वाली टेक्नोलॉजी को भी बनाया था। पर वैक्यूम ट्यूब्स की उन सारी लिमिटेशन को देखकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो उन्हें तलाश थी एक अल्टरनेटिव की। और इसी तरफ को रिसर्च करने के लिए बेल लेबोरेटरीज ने एक नई टीम बनाई, जिसमें थे फिजिसिस्ट, केमिस्ट और इंजीनियर। इस टीम को लीड कर रहे थे बिल शॉकली और उनके सबसे मेन साइंटिस्ट थे वॉल्टर ब्रेटेन और जॉन बार्डिन। ये सब लोग अपनी ज्यादातर रिसर्च को एक ही मटेरियल के अराउंड कर रहे थे, जिस मटेरियल का नाम था सेमीकंडक्टर। अब आखिर सेमीकंडक्टर के ही अराउंड ये अपनी सारी रिसर्च क्यों कर रहे थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला होता है चालक यानी कि कंडक्टर। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, जैसे कि लोहा। अगर आप एक लोहे के डंडे को तार पर मारेंगे तो आपको करंट लग जाएगा और आपका भूत बन जाएगा। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट की एक कंडीशन ये है कि आपने चप्पल नहीं पहनी होनी चाहिए, वरना ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, करने मत लग जाना, आपके घर वाले मुझे पेलने आ जाएंगे, क्योंकि ये मौत का खेल होता है और मौत का खेल सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। इसके अलावा दूसरे टाइप का मटेरियल होता है इंसुलेटर या कह लो कुचालक। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते, जैसे कि प्लास्टिक। अगर आप एक प्लास्टिक की पेन को ऐसे इलेक्ट्रिक स्विच में डालेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, फिर चाहे आपने चप्पल पहने हो या फिर ना पहने हो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता। पर इन दोनों के बीच में एक तीसरे टाइप का मटेरियल भी आता है, जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की सबसे खास बात यह है कि ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, अदरवाइज ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये पर्टिकुलर कंडीशंस हो सकती है हीट, टेम्परेचर या कह लो इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी कि जब आप इस मटेरियल के आसपास टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देगा। और इसमें हम इम्प्योरिटीज मिलाकर इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते थे, जिस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। और इन्हीं सारी वजह से ये मटेरियल साइंटिस्ट का सबसे फेवरेट मटेरियल बन जाता है, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हमको इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस से बात करनी है और उनसे अपना काम करवाना है तो हमको उनको 0101 के फॉर्म में सिग्नल्स भेजते रहने पड़ेंगे। अब यार जो मेटल होते हैं वो तो हमेशा ऑन ही रहेंगे और जो इंसुलेटर होते हैं वो हमेशा ऑफ रहेंगे, तो या तो 0 भेजेंगे या तो 1 भेज पाएंगे। पर अगर हम सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो ये 10101100 के अलग अलग पैटर्न्स बना पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं, जहां तीन साइंटिस्ट बेल लेबोरेटरी में सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इनकी टीम को सबसे बड़ी सफलता हाथ लगती है 1947 में, जब ये दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर को बनाने में सफल हो जाते हैं। और इसी के बाद से हम 0101 के अलग अलग पैटर्न्स इस ट्रांजिस्टर की मदद से बना सकते थे। और इसी इनोवेशन की वजह से 1956 में इन तीनों साइंटिस्ट को फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। पर नोबेल प्राइज के क्रेडिट के चक्कर में इन तीनों में आपसी विवाद हो गया
और इन तीनों की टीम बिखर गई। इनमें से एक साइंटिस्ट जॉन बार्डन ने बेल लेबोरेटरीज को छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें बाद में फिर से फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज उन्हें सुपर कंडक्टिविटी के काम के ऊपर मिला। और इसी इंसिडेंट से सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। सिलिकॉन वैली अगर आपको नहीं पता तो ये अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की लगभग सारी ही बड़ी टेक कंपनीज के या तो हेडक्वार्टर है या फिर R&D सेंटर है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, टेस्ला और भी बहुत सारे। तो हुआ ऐसा था कि इन तीन साइंटिस्टों में से जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बिल शॉकली, उन्होंने भी बेल लेबोरेटरीज को छोड़ दिया था, और उन्होंने बेल लेबोरेटरीज को छोड़कर अपनी एक कंपनी खोल ली थी जिसका नाम था शॉकली लेबोरेटरी। अब ये शॉकली लेबोरेटरीज ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी ज्यादा इनोवेशन वाला काम किया था, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट और एम्बेडेड ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना। इन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट को अप्रोच किया था और अपनी कंपनी में उनको जॉब पर रखा हुआ था, इसीलिए इन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करा। पर इनका ये बिजनेस काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ भी उन साइंटिस्ट को इनके साथ वही दिक्कत आने लगी, वो इनके साथ एज अ टीम काम नहीं कर पा रहे थे। तो इनकी जो 8 सबसे मेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी कंपनी को छोड़कर अपनी एक अलग कंपनी खोल ली जिसका नाम था फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। और फिर उस कंपनी से भी वो 8 लोग निकले और उन्होंने अपनी अलग अलग कंपनी खोली, और ये सारी कंपनीज एक दूसरे के आसपास ही खुली थी, जिस रीजन को आज हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और इसी इंसिडेंट के 20 साल बाद का एक डाटा है जहां 60 सेमीकंडक्टर कंपनीज को जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं वो बिल शॉकली की लेबोरेटरी से जुड़े हुए हैं। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो बेल लेबोरेटरीज का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली के बनने में एक बहुत बड़ा कारण है। फिर धीरे धीरे सारी ही कंपनीज इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करने लग गई, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी, बहुत सारे फील्ड में जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में इसका यूज केस बढ़ने लग गया। पर इस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट आया 1971 में, जब इंटेल कंपनी ने पूरी दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर लॉन्च किया, जो कि था इंटेल 4004। वैसे तो एक प्रोसेसर के अंदर भी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर ही लगे रहते हैं जो कि ऑन ऑफ होते हैं, पर जब ये सारे ट्रांजिस्टर किसी प्रोसेसर के अंदर मिलकर किसी एक काम को करते हैं ना, तब ये उस काम को चुटकियों में कर देते हैं। इसी दौरान इंटेल के को फाउंडर गोर्डन मोरोज ने एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है किसी चिप में, वो हर 1.5 से 2 साल में डबल हो जाएंगे। और इसी स्टेटमेंट को आज हम मोरोज लॉ के नाम से जानते हैं। और जैसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा वैसा हो भी रहा है, क्योंकि जहां इंटेल 400 प्रोसेसर में 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, वहीं एप्पल की M2 मैक्स चिप में, जो कि लेटेस्ट चिप है, उसमें 67 बिलियन ट्रांजिस्टर है। हाँ, बी वाला बिलियन, वो भी 67 बिलियन। और ये कितने गुना होता है ये तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो भाई, कहाँ 2300 और कहाँ 67 बिलियन। और जहां इंटेल 4004 हर सेकंड में 60,000 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता था, वहीं एप्पल की लेटेस्ट M2 मैक्स चिप 15.4 ट्रिलियन ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकती है। अब ये कितना ज्यादा एडवांसमेंट है ये आप खुद कैलकुलेट कर लो, क्योंकि कहाँ वो 60,000, कहाँ है 15.4 ट्रिलियन। तो गोल्डन मोरोज का जो लॉ है वो क्लियरली काम तो कर रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इंसानों ने इसको अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया। चंद्रयान से लेकर पनडुब्बी तक, आपके फोन से लेकर लैपटॉप तक, आपके किचन में यूज होने वाले ओवन से लेकर कपड़े धोने वाली मशीन तक, आपके स्मार्ट बल्ब से लेकर गूगल होम तक, आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन से लेकर आसमान में जाने वाले रॉकेट तक, ये सारी चीजें इंसान आज इतनी आसानी से कर पा रहा है। तो उसके पीछे योगदान है इस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का। और इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से हम कुछ नए नए काम भी कर पा रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन, 5G, AI, ये सारी एडवांस चीजें हम एडवांस चिप के थ्रू ही अचीव कर पा रहे हैं। वो पुरानी चिप से हम ये एडवांस कैलकुलेशन नहीं कर पाते। पर जितना फैला इस टेक्नोलॉजी का मार्केट और यूज केस है, उसका ठीक उल्टा इसकी टेक्नोलॉजी और इसको मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। दुनिया के कुछ टॉप देशों में ही इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसको मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। जो देश है USA, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड और ताइवान, ये कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है इस सेमीकंडक्टर चिप को बनाने की। और इनमें भी सबसे मेन है USA, जो इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने से मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। और जैसे कि आपने देखा इस लिस्ट में एक चाइना भी है, और जहां US और चाइना आमने सामने आ जाते हैं वहां क्या होती है, लड़ाई। और अभी भी यही चल रहा है, USA और चाइना आपस में लड़ाई कर रहे हैं
ग्लोबली इस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एक सुपर पावर बनने में। ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में अगर अभी बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे भी मैंने ये सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक पर 4 से 5 वीडियो प्लान कर रखी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। और मैं इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रखूंगा, जिसको आप फ्यूचर में कभी भी देख सकते हैं। अब यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा कमेंट कर दो नीचे। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।